मेरा नाम स्नेहा है। आज कई सालों बाद मैं अपने घर जा रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं अपनी भाभीयों के साथ रहना चाहती थी, अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी, अपने भाइयों के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन हर बार ही कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती थी और मैं अपने घर जाने से रुक जाती थी। लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने घर जाकर ही रहूंगी। आखिरकार अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। मेरी उम्र 22 साल है और मैं बिजनौर के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। लेकिन अपने गांव में ही रहकर इंटर तक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं गांव से शहर आ गई थी ताकि यहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकूं। मैं आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा था, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहूं, अपने माता पिता के पास रहूं। मेरा सारा बचपन जिन माता पिता के साथ गुजरा, उनसे मैं सिर्फ अपनी शिक्षा की वजह से दूर हो गई थी। वैसे तो मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ मुझे पढ़ने का शौक था। और मेरा ये शौक पूरा करने के लिए मेरे माता पिता और भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया था। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। सबसे बड़े भैया का नाम मोहित और छोटे भैया का नाम अंगद था। मेरे दोनों ही भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया था। बचपन से ही मैंने अपने घर में गरीबी देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे दोनों भाई मेहनत मजदूरी किया करते थे। पापा भी काम पर जाया करते थे। फिर धीरे धीरे मेरे भाई बड़े हुए। उन्होंने फैक्ट्री में नौकरी करनी शुरू कर दी। वहां उनको अच्छी सैलरी मिलने लगी। मम्मी दोनों ही भाइयों से हमेशा एक ही बात कहती थी कि पैसे कम है, पैसे ज्यादा लेकर आया करो। मैंने हमेशा ये बात नोटिस की थी कि मम्मी दोनों भाइयों को ही ये बात जताती रहती थी कि हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है। वो उनको ही घर की परेशानियों के बारे में बताती रहती थी। कभी उन्होंने पापा पर काम का प्रेशर नहीं डाला था। पापा का मन करता तो वो काम कर लिया करते थे और उनका मन नहीं करता तो वो काम नहीं करते थे। और ना ही कभी माँ ने पापा से घर की जरूरत के बारे में कुछ भी कहा था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। बचपन से ही मैंने अपने दोनों भाइयों को मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। उन दोनों के कपड़े हमेशा मजदूरी करने की वजह से गंदगी से भरे रहते थे और उनका शरीर रात को थकान से चूर होता था। सो जाने के बाद उनको होश भी नहीं आता था और सुबह सवेरे थकान की वजह से उनकी ढंग से आंख नहीं खुलती थी। मैंने देखा था कि मैं घर में इधर उधर खेलती फिरती थी। मेरे दोनों भाइयों की उम्र ज्यादा नहीं थी। मम्मी पापा ने उनको कम उम्र से ही काम पर डाल दिया था। गरीब होने की वजह से वो दोनों शिक्षा हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन मैं सबकी लाडली थी। मैं जैसा कहती मेरे माता पिता भी वैसा ही किया करते थे। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया गया था। हमारे घर का चूल्हा मेरे दोनों भाइयों की कमाई से चलता था। वो जितना पैसा कमा कर लाते थे वो सारा ही पैसा मम्मी अपने हाथ में ले लिया करती थी। मैंने देखा था कि दोनों भैया में से कभी किसी को बुखार भी आ जाता या किसी के कहीं तकलीफ भी होती थी तो मम्मी पापा उनको आराम नहीं करने देते थे, बल्कि सुबह सवेरे ही उन्हें उठाकर काम पर भेज दिया करते थे। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। हम तीनों भाई बहन जवान हो गए। मेरे भाइयों ने कम उम्र से ही काम किया था, इसलिए वो हर तरह के काम में बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे। कोई भी मेहनत का काम आसानी से कर लिया करते थे और जवान होने पर उनकी मेहनत रंग लाई थी। वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगे थे। एक बड़ी सी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में उनकी नौकरी लग गई थी, जहां वो दोनों अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। मेरे पापा तो मनमौजी थे, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारा करते थे। जब मैं घर पर होती थी तो मैं मम्मी से कहती थी कि मम्मी पापा क्यों कोई काम नहीं करते, देखो ना दोनों भैया काम कर करके कितने थक जाते हैं। मम्मी कहती थी कि बेटा तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा से ज्यादा काम नहीं होता। तुम्हारे पापा जितना काम करते हैं उतने पैसे ले आते हैं। बेटा तुम्हारे पापा की हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं और बूढ़े शरीर में जवान जैसी ताकत नहीं रहती। अब तुम्हारे दोनों भाई तो जवान हैं। तुम्हारे पिता जब इस उम्र में थे तो उन्होंने भी बहुत काम किया था, मगर अब क्या किया जाए, उनकी सेहत उन्हें ये सब करने की इजाजत नहीं देती। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसे अंगद और मोहित जैसे भाई मिले हैं। मेरे दोनों बेटे बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है और अब तो ऊपर वाले की कृपा है कि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारा ये घर कितना टूटा फूटा और पुराना सा था।
मेरे दोनों बेटों ने अपनी कमाई से इस घर को कितना सुंदर बना दिया है। मेरे दोनों ही भाइयों को इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि वो कभी छुट्टी भी कर ले। उन दोनों की सेहत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, मगर मैंने देखा था कि मम्मी उनका बहुत ख्याल रखती थी। रात को जब वो घर आते थे तो उनको पेट भरकर खाना खिलाया करती थी। ज्यादा मेहनत करने की वजह से वो दोनों भाई बिल्कुल फिट थे। ना तो उनके पेट निकले हुए थे और ना ही वो मोटे थे। उनके अंदर बहुत फुर्ती थी। हाँ, घर में हमेशा आराम करने की वजह से मेरे पापा जरूर मोटे हो गए थे, जिनका पेट बाहर निकल आया था और जो सारा दिन चारपाई पर बैठकर मम्मी से गप्पे लड़ाते रहते थे। जैसे ही मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तो मैं घर में बोर रहने लगी थी। मम्मी तो ज्यादातर घर के काम में लगी रहती थी और पापा वहीं इधर उधर की बातें घुमाते रहते थे। मैं उनकी बातों से बोर हो जाती थी। मेरा स्कूल खत्म हुए सिर्फ कुछ ही महीने गुजरे थे। मेरे साथ की सारी सहेलियों ने अपना कॉलेज में एडमिशन करवाया था और वो सभी दिल्ली पढ़ने के लिए गई थी। मैंने सोचा कि मुझे भी वहीं पढ़ने जाना चाहिए। मैंने इस बारे में जब अपने मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने मुझे इतनी दूर भेजने से फौरन ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें कौन सा तुमसे नौकरी करवानी है जो तुम इतना पढ़ना चाहती हो। मैंने कहा कि मुझे अपना शौक पूरा करना है, वैसे भी मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। मैंने अपने माता पिता से बहुत जिद की तो उन्होंने मेरी जिद पूरी नहीं की। मैं उस दिन घर में उदास बैठी हुई थी जब मेरे दोनों भाई काम से वापस आए। मेरे दोनों भाई जब काम से वापस आते थे तो मुझसे बहुत देर तक बातें किया करते थे। कहते थे कि तुमसे बातें करने के बाद हमारे सारे दिन की थकान उतर जाती है। मगर उस दिन मैं उदास बैठी हुई थी, इसलिए उन दोनों से कोई बात नहीं कर सकी। वो दोनों कहने लगे कि क्या हुआ, हमारी बहन उदास क्यों है, उसके चेहरे पर आज मुस्कुराहट क्यों नहीं है। तभी मम्मी ने बर्तन पटकते हुए कहा कि आज तुम्हारी बहन को नई जिद लग गई है, ये पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती है। तुम लोग जानते हो ना कि दिल्ली कितनी दूर है। इसकी सहेलियां जो करेंगी इसे भी वही करना है, मगर हम इसे खुद से दूर नहीं कर सकते। अंगद भैया कहने लगे कि हाँ माँ, आप ठीक कहती हो, हम इसे खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मैंने भैया से रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज आप दोनों तो मम्मी पापा को मना लो ना, मुझे आगे और पढ़ना है। मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा और शिक्षा तो हर इंसान के काम आती है। आप लोग तो कभी स्कूल नहीं गए ना, इसलिए आपको कुछ नहीं पता, मगर मुझे पता है कि कॉलेज लाइफ क्या होती है और स्कूल में पढ़ने में भी कितना मजा आता है। मेरी सारी सहेलियां मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं उनके साथ ही दिल्ली में एडमिशन लेना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मेरा वहाँ एडमिशन करवा दीजिए ना। मेरी इतनी सी ही रिक्वेस्ट पर मेरे दोनों भाई मान गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी बहन कुछ चाहती है तो हम उसकी डिमांड को जरूर पूरा करेंगे। इस तरह मेरा एडमिशन दिल्ली में हो गया था और फिर मैं दिल्ली की ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी थी और वहाँ हॉस्टल में रहने के लिए मुझे कमरा भी मिल गया था। मगर मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आया करती थी। जब मेरी छुट्टियां हुआ करती थी तो मैं 2 दिन के लिए घर रहने के लिए चली जाती थी और फिर वापस आ जाया करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मम्मी ने दोनों भैया का रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझे दोनों ही लड़कियों का फोटो सेंड किया था। मुझे तो अपनी दोनों होने वाली भाभियां बहुत पसंद आई थी, लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि मम्मी ने दोनों भैया की शादी इतनी जल्दी कर दी थी कि मुझे भी घर आने का मौका नहीं मिल सका था। उन दिनों मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैं अपने भाइयों की शादी में शामिल नहीं हो सकी थी। दोनों भाई कहते थे कि हमारी बहन नहीं आएगी तो हमारी शादी नहीं होगी, मगर मम्मी ने उनसे कहा कि उसे भी बहुत शौक था शहर जाने का। अब हमसे दूर चली गई है तो यही लगा रहेगा। वैसे तो मैंने भी उनको बोल दिया था कि कोई बात नहीं, शादी सिंपल तरीके से ही तो हो रही है। मैं बाद में अपनी दोनों भाभियों से मिल लूंगी जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो मैं फौरन ही अपने घर गई थी। मेरी दोनों भाभियां बहुत अच्छी थीं, बहुत सुंदर थीं। मैं उनके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन 2 दिन से ज्यादा उनके साथ नहीं रुक सकी। फिर वापस अपनी यूनिवर्सिटी आ गई थी। मेरे दोनों भैया भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश थे। हमारे घर का माहौल खुशियों में डूब चुका था। मैंने देखा था कि हमारे घर में भी काम हुआ था। 2 भाइयों की शादी एक साथ हुई थी, इसलिए दोनों भाभियों के लिए अलग अलग पोर्शन बनाए गए थे। मेरी मम्मी और पापा ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे। मैं खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी, लेकिन उसके बाद मैं जब भी अपनी भाभियों के साथ समय बिताने के लिए घर पर गई थी
तो मुझे घर का माहौल बड़ा ही बदला हुआ सा लगा था। मेरी भाभियां शुरू शुरू में तो मुझे बड़ी ही चहकती महकती दिखाई दी थी, लेकिन बाद में तो वो मुरझाई मुरझाई सी लगती थी। मुझे लगा शायद शादी के बाद लड़कियों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं 2 दिन से ज्यादा अपने घर पर नहीं रुकती थी, और कभी अगर मैं 1 हफ्ते के लिए घर आने के लिए मम्मी से फोन पर बात करती तो मम्मी कहती थी कि तुम्हें अपनी पढ़ाई खराब करके यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करो, तुम घर की परवाह मत किया करो, यहाँ तुम्हारी भाभियां हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। इसके साथ ही मम्मी ने मुझे एक और खुशखबरी दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अब तुम्हारे दोनों भाइयों ने अपनी कपड़े की दुकान कर ली है, और वो दुकान भी बाजार के बीच में है। तुम्हारे दोनों भाइयों की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे भैया जो पहले कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करते थे, अब उन्होंने खुद की कपड़े की दुकान खोल ली थी। अब तो सारा का सारा प्रॉफिट उनका ही हो रहा होगा। अपने भाइयों की कामयाबी से मुझे हमेशा खुशी हुई थी, लेकिन मैं हैरान इस बात पर होती थी कि पहले तो मम्मी मुझे शहर नहीं आने दे रही थी, और अब जब मैं घर आने के लिए जब भी मम्मी से कहती तो वो मुझे यही कह दिया करती थी कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, यहाँ ज्यादा मत आया करो, यहाँ आने से तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान हो जाता है। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं घर जाती ही नहीं थी। अब तो जब से दोनों भैया ने दुकान की थी, वो मुझे फोन भी नहीं करते थे, मुझे घर बुलाते भी नहीं थे, और पापा तो ऐसे थे कि मैं खुद उनसे बात करती थी तो मुझसे बात कर लिया करते थे, वरना कभी उन्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती थी। लेकिन इस बार मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैंने सोचा था कि मैं घर जाकर सब लोगों को सरप्राइज दूंगी कि मैं घर आ रही हूँ, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। 3 साल बीकॉम कंप्लीट करने में मुझे यहाँ पर लग गए थे, और इन 3 सालों में मेरे घर पर काफी कुछ बदल गया था। मेरे गांव के लोग भी मुझे बहुत याद किया करते थे, ऐसा मुझे मेरे दोनों भाई बताया करते थे। मुझे पता था कि वो लोग मुझे याद करते हैं क्योंकि मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। भैया तो अच्छे थे, भाभियां भी अच्छी थी। जब मैं उनकी शादी के बाद घर जाया करती थी तो वो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आ जाती थी तो किसी से इतना नहीं होता था कि कोई मुझसे फोन पर बात भी कर ले। मैं भाभियों की इस हरकत से बहुत नाराज थी और मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाकर एक एक से बात करूंगी। मैं जब अपना सामान लेकर घर आई तो मैंने सोचा कि मुझे मेरे घर वाले देखकर खुश हो जाएंगे, मगर मम्मी के मुंह से तो फौरन ही ये बात निकली थी कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। मैंने कहा, मम्मी आपको नहीं पता, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। मम्मी कहने लगी कि बेटा, आने से पहले तुम्हें बता देना चाहिए था। मैंने कहा, क्यों, अपने घर में आने से पहले भी क्या बताना पड़ता है? पापा कहने लगे, अरे मेरी बेटी को क्यों तंग कर रही हो, अब वो आ गई है ना, बस तुम ध्यान रखना। ये बात पापा ने माँ की तरफ देखते हुए कही थी। मैंने फौरन ही पापा की तरफ देखा और कहा कि किस बात का ध्यान रखना है पापा? पापा ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। इतने में ही माँ ने मेरी छोटी भाभी नव्या को आवाज लगाई, अरे छोटी बहू, जल्दी से आकर देखो कौन आया है, पानी लेकर आओ, तुम्हारी नंद आई है। नव्या भाभी ट्रे में पानी लेकर धीमे धीमे कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई थी। उन्होंने मुझे पानी दिया। उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बेचारी न जाने कब से बीमार है। मैंने कहा, भाभी आप इतना धीरे क्यों चल रही हो, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो मुझे पहले से बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी। मम्मी ने उनको इशारा दिया कि जाकर देखो, चूल्हे पर दाल चढ़ाई है, कहीं जल न जाए। भाभी तो वहां से चली गई थी। मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुमने इनको बहुत दिनों बाद देखा है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मुझे अपना घर भी बहुत पसंद आया था। हमारे घर में मरम्मत का काम हुआ था, दोनों भाइयों के लिए कमरे बने थे और नया पेंट भी हुआ था, इसलिए घर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक ही मेरी नजर नीचे वाले पोर्शन पर गई जहां एक कोने की तरफ को सीढ़ियां जा रही थी। मैं जैसे ही उधर की तरफ गई तो पापा कहने लगे कि बेटा, वहां पर कुछ जरूरी सामान रखने के लिए एक छोटा सा तहखाना बनवा दिया है। मैंने कहा, मतलब कि बेसमेंट? पापा कहने लगे कि हाँ हाँ बेटा, वही। दोनों भाई अपनी दुकान पर गए हुए थे। मुझे बड़ी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उनका नाम चेतना था। मैंने कहा, मम्मी चेतना भाभी कहाँ है? मम्मी कहने लगी कि बेटा, वो आराम कर रही है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा, अच्छा रुकिए, मैं जरा उनके कमरे में होकर आती हूँ। ये कहते हुए जैसे ही मैंने अपने कदम बढ़ाए तो मम्मी ने मेरे हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि बेटा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद सबसे मिल लेना।
रात हुई तो दोनों भाई के घर आने का टाइम भी हो गया था। तभी चेतना भाभी और नव्या भाभी दोनों ही मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने देखा कि चेतना भाभी की हालत भी बहुत कमजोर हो रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मैंने अपने दोनों भाइयों से कहा, क्या मेरी भाभीियों को यहाँ खाना नहीं मिल रहा? मेरी भाभियां कितनी कमजोर हो गई हैं। इस बात पर मेरी दोनों भाभियां तो कुछ नहीं बोली। भैया कहने लगे, क्या करें, जिस दिन से दोनों घर में आई हैं दोनों की दवाइयां ही चलती रहती हैं। दोनों अपने शरीर में दर्द बताती रहती हैं। घर में माँ भी उनसे ज्यादा काम नहीं करवाती, फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है, तो फिर आप लोग लापरवाही ना करें, दोनों भाभियों को शहर के अस्पताल लेकर जाएं, वहां उनका इलाज करवाएं। इतने में ही मेरी मम्मी बोल पड़ी और कहने लगी कि अच्छा अच्छा तुम खामोश रहो, जब से आई हो बोले चली जा रही हो, और अब खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करना। मैं खामोश हो गई थी और खाना खाने के बाद कमरे में जाकर आराम करने लगी थी। रात को मैं सो गई थी। सुबह के लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा था जब मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैं जैसे ही उठकर कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी छोटी भाभी अपनी टांगों में सर रखकर जमीन पर एक तरफ बैठकर रो रही थी। उनको जब मैंने रोते हुए देखा तो मैं उनके पास गई कि भाभी, आप रो क्यों रही हो, क्या बात है? भाभी, और इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पर क्या कर रही हो? भाभी ने जल्दी से मुझे देखकर अपने आंसू साफ किए और वो कहने लगी कि कुछ नहीं स्नेहा, मैं रो नहीं रही, बस मेरी आंख में कुछ आ गया था। और तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई हो? चलो जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं भी जा रही हूँ। ये कहकर वो फौरन ही अपने कमरे में चली गई। बड़ी अजीब बात थी, उन्होंने झूठ क्यों कहा कि वो रो नहीं रही थी? मैंने खुद अपनी आंखों से उनको रोते हुए देखा था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी दोनों भाभियों के चेहरे से तो जैसे मुस्कुराहट खत्म ही हो गई थी। कभी मैं बड़ी भाभी के सुबह सवेरे रोने की आवाज सुनती तो कभी छोटी भाभी के रोने की आवाज सुनती, और कोई भी भाभी मुझे अपने रोने की वजह नहीं बताती थी। एक दिन मेरे गांव की सहेलियां मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। जब मेरी दोनों भाभियां उनके लिए नाश्ता लगाने लगी तो अचानक बड़ी भाभी के हाथ से चाय की ट्रे गिर गई, जिसकी वजह से सारा फर्श गंदा हो गया था और भाभी बहुत घबरा गई। मैंने कहा, भाभी कोई बात नहीं है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी के शब्द बड़े ही करारे थे और उनके एक्सप्रेशन बहुत ही सख्त थे। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, इन दोनों को समझना चाहिए कि मेहमानों के सामने काम कितना संभलकर और ध्यान से करना चाहिए। मुझे तो मम्मी के ऐसे शब्द सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी। इतनी छोटी सी बात पर वो भाभीियों के लिए इतना गुस्सा जाहिर कैसे कर सकती थी? मेरी सहेलियां भी ठंडी सांस भरकर रह गई थी और फिर थोड़ी देर के बाद वो वहां से चली गईं, क्योंकि सब जानते थे कि मेरी मम्मी एक बार अगर किसी बात को कह दे तो कोई उन्हें वापस पीछे नहीं हटा सकता था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने मेरा दिल दहलाकर रख दिया था। मम्मी ने किसी जालिम औरत की तरह मेरी भाभी को डांटकर कमरे से बाहर निकाला और उन्हें अपने पोर्शन में बने तहखाने में भेज दिया। मम्मी का ऐसा जालिमाना बर्ताव देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मम्मी के आगे तो मैं भी ज्यादा नहीं बोलती थी, क्योंकि मम्मी मुझे भी डांट कर खामोश करवा दिया करती थी। सुबह के समय मम्मी ने भाभी को तहखाने में बंद कर दिया और कहा कि रात तक कोई भी इसको नहीं बचाएगा। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने मम्मी को बहुत मना किया था कि वो भाभी से कुछ न कहे, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया था और उनकी डांट से हमेशा मुझे डर लगता था। मम्मी ने कहा था कि मेरे घर की हालत इन दोनों बहुओं के आने से बहुत खराब हो गई। आइंदा अगर किसी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ये बात मम्मी मेरी दूसरी भाभी को बोल रही थी। दूसरी भाभी डरकर एक तरफ खड़ी हुई थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। इस सब की वजह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। पूरे दिन के लिए भाभी को तहखाने में मम्मी ने बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मम्मी ने उनको रात तक के लिए बंद कर दिया है। मुझे तो लगा कि शायद उन्होंने तहखाने की सफाई करने की सजा उन्हें सुनाई है, मगर सुबह की बंद हुई भाभी को जब मैंने रात को तहखाने से निकलते हुए देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि सुबह से भाभी उसमें बंद थी। मुझे बहुत हैरानी हुई थी। भाभी की हालत बहुत खराब थी, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी दोनों भाभियां ही सारा दिन घर का कोई ना कोई काम किया करती थी। मैं घर की बेटी थी, इसलिए मम्मी मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। हालांकि वो खुद भी घर के काम किया करती थी। अगले दिन फिर ऐसा हुआ
कि मेरी छोटी भाभी ने किचन की सफाई ठीक से नहीं की थी। ये सब जब मेरी मम्मी को पता चला तो उन्होंने मेरी छोटी भाभी को भी तहखाने में बंद कर दिया था। और कुछ समय के बाद जब भाभी तहखाने से बाहर निकली और उनके पीछे मम्मी भी बाहर आई थी, मम्मी के हाथों में ढेर सारे पैसे थे। भाभी के तहखाने से बाहर निकलते ही मम्मी ने उसके दरवाजे पर ताला लगा दिया और भाभी को अपने दुपट्टे के पल्लू से एक गोली निकाल कर दी, जिसे मम्मी के इशारे पर उन्होंने पानी के साथ निगल लिया। मम्मी ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था कि मैं उनके और भाभीियों के मामले में ना बोला करूं। अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो मेरी शादी करवा देंगी। एक न एक दिन मेरी शादी होनी तो थी, लेकिन वो समय से पहले मेरी शादी कर देना चाहती थी और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करने में ज्यादा सोच विचार नहीं करूंगी। तुम जानती हो कि जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं। वो मुझे इतना डरा दिया करती थी कि मैं कुछ भी सोच समझती नहीं थी और बस खामोशी से जो घर में हो रहा था वो सब कुछ देखती रहती थी। भाभी तो कमरे में चली गई थी, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। भाभी अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गई थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर मेरे घर में क्या चल रहा है और इस तहखाने का क्या राज है। चलो, तहखाना बंद करने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन वो लंगड़ाकर क्यों चल रही थी? क्या किसी ने उनके साथ मारपीट की थी या फिर कोई और बात थी? मम्मी ने कहा था कि इस घर में जो कुछ हो रहा है वो सब खामोशी से देखती रहना, कभी अपने भाइयों को भी कुछ बताने की कोशिश मत करना। मेरी मम्मी ने मुझे इस तरह से डरा दिया था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। घर में ये सब होने की वजह से रात को मैं ठीक से नहीं सो पाती थी। भाभियां भी कुछ नहीं कहती थी। मेरे सामने बार बार भाभियों का बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा आ जाता था। अगर भाभी की गलती थी तो मम्मी ने इतने प्यार से उन्हें कमरे में क्यों भेज दिया? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे पापा सारा दिन घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे रहते थे। वहीं पर बराबर में मम्मी भी जाकर बैठ जाती थी और दोनों पति पत्नी आपस में न जाने क्या क्या खुसुर पुसुर करते रहते थे। रात को जैसे ही दोनों भाइयों के घर आने का टाइम होता तो भाभियां ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं था, और सारा दिन वो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे बहुत ज्यादा बीमार है और उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। अब ऐसा हर रोज ही होने लगा था। इस सब तमाशे से पहले मम्मी मुझे मेरे कमरे में भेज दिया करती थी। मेरा कमरा मम्मी के कमरे की बराबर में ही था, इसलिए मैं अपने कमरे के दरवाजे से चोरी चुपके सब कुछ देखती रहती थी। एक दिन मैं किचन में अपनी दोनों भाभियों के साथ मौजूद थी। उस दिन घर में मम्मी नहीं थी, तो मैंने अपनी छोटी भाभी से पूछा कि भाभी, आप उस दिन लंगड़ाकर क्यों चल रही थी? जिस पर वो खामोश होकर सर झुका गईं और कुछ न बोली। भाभी की खामोशी पर मैंने उनसे कुछ भी पूछना बंद कर दिया, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या बात है। मैंने अपनी बड़ी भाभी से तो इस बारे में 2-3 बार पूछा था, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने एक दिन उनको बहुत ज्यादा तंग किया तो उन्होंने तंग आकर मुझे मेरी बात का जवाब दे दिया था। कहा था कि तुम इस घर की बेटी हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बस इससे आगे हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे जैसा भाग्य तुम्हारा भी हो। वो मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, इससे आगे मुझसे कभी कोई सवाल मत करना। मैं अपना सवाल भूल गई और भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। बार बार दिल में यही बात आ रही थी कि मैंने तो भाभी से यही पूछा था कि आप लोग लंगलाकर क्यों चलती हो? आखिर तहखाने में बंद करने के बाद आपको ऐसी भी कौन सी सजा देती है मम्मी? लेकिन मुझे तो दोनों ही भाभियों में से किसी ने भी कोई ढंग का जवाब नहीं दिया था। मेरी मम्मी के एक इशारे पर वो दोनों खड़ी हो जाती हैं और बैठ जाती हैं। अब मम्मी रोज ही उन दोनों के कामों में कोई न कोई कमी निकाला करती थी। अगर घर में धूल का एक कतरा भी दिखाई दे जाता तो कभी बड़ी भाभी को तहखाने वाले कमरे में भेज देती तो कभी छोटी भाभी को, और फिर बेचारी लंगड़ाकर कमरे से बाहर निकलती थी। मुझे ये देखकर अपनी भाभियों के लिए दिल में तरस भी आता था और अपनी मम्मी के लिए दिल में नफरत बढ़ जाती थी। अगर उनको उनकी गलती की सजा दी जाती थी तो फिर उनके कमरे से निकलने के बाद वो उनको नींद की गोली क्यों खिलाया करती थी? मेरे दोनों ही भाई काम में इतने बिजी होते थे कि रात को घर में देर से आते थे और सुबह को दिन निकलने से पहले ही दुकान पर चले जाते थे। उन बेचारों की तो कभी कोई छुट्टी ही नहीं हुई थी और उन दोनों के सामने तो दोनों ही भाभियां बिल्कुल खामोश रहती थी। मम्मी मुझे ज्यादा से ज्यादा दोनों भाइयों के सामने आने से रोक दिया करती थी। उनके काम से आने से पहले ही मुझे मेरे कमरे में भेज दिया करती थी। कहती थी कि तुम जाकर आराम करो और वापस कमरे से बाहर मत निकलना।
मेरा गुस्सा भी अगले ही दिन खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझसे अपनी भाभीयों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। एक दिन मेरी छोटी वाली भाभी से खाना जल गया तो मम्मी बहुत गुस्सा हुई थी और उन्होंने छोटी भाभी को भी इस तहखाने में दोबारा से बंद कर दिया और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। बड़ी भाभी को भी डांटकर उनके कमरे में भेज दिया और खुद तहखाने के पास कुर्सी रखकर बैठ गई। मैं ये सब देख देख कर सोच में पड़ गई थी कि आखिर क्या माजरा है, ये सब हमारे घर में क्या हो रहा है। मैं थोड़ी देर बाद जब अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि भाभी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे लगा कि शायद उनकी टांग में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वो अपनी टांग पकड़े हुए बैठी थी और बुरी तरह से रो रही थी। मैं घबरा गई कि भाभी को कहीं ज्यादा दर्द न हो रहा हो। वैसे भी दोनों भाई काम पर थे, भाभी को डॉक्टर के यहाँ कौन लेकर जाएगा। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ है, दर्द हो रहा है आपके? मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए, मैं अभी भैया को बुलाती हूँ। भाभी ने पहले तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने भैया को बुलाने की बात की तो वो चौंक गईं और जल्दी से उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ ऐसी ही कंडीशन मैंने अपनी एक बार बड़ी भाभी की भी देखी थी। भाभी कहने लगी कि नहीं, किसी को मत बुलाना, मेरे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। ये बात सुनकर तो मैं जानना ही चाहती थी कि आखिर बात क्या है। मैंने कहा, भाभी तो फिर कौन सी बात है? मुझे लग रहा था कि आज भाभी मुझे सब कुछ बता देंगी, तभी मैं इतने जोश में थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। भाभी ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो सिर्फ इतना कहने लगी कि ऊपर वाला तुम्हारा भाग्य अच्छा करे, कभी तुम्हें ससुराल में ऐसा दुख न झेलना पड़े जैसा हम झेल रहे हैं, और ससुराल में काम इतने अच्छे से करना कि कभी तुम्हारे साथ कोई सजा न दे सके। मैं भाभी की बात सुनकर अफसोस में चली गई थी कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी मम्मी उनके साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। मैंने भाभी से कहा था कि भाभी आप परेशान न हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मम्मी का बिहेवियर भी आपके साथ अच्छा हो जाएगा, वो शुरू से ही बहुत स्ट्रिक्ट है। भाभी कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं माँ जी की वजह से उदास नहीं हूँ, गलती मेरी ही है। तुम भी तो देखो ना, मैंने अच्छा खासा खाना जला दिया, मुझे अपना ध्यान भटकाना ही नहीं चाहिए था। अब हर रोज ऐसा ही हो रहा था। दोनों भाभी मुझे कुछ बताती भी नहीं थी और कोई भी गलती होने पर मम्मी उन्हें तहखाने में बंद कर दिया करती थी। मेरे लाख पूछने पर भी उन दोनों में से किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। वो दोनों मुझे अपने मुंह से कुछ बताती तब तो मैं उनकी कोई मदद करती, मगर वो दोनों चाहती ही नहीं थी कि मैं उनकी मदद करूं। ऊपर से मुझे अपनी मम्मी का भी कुछ समझ नहीं आता था। पहले तो वो उन पर बहुत बरसती थी, गलती होने पर उन्हें बहुत डांटती थी और उन्हें तहखाने में बंद कर दिया करती थी, लेकिन जब वो तहखाने से बाहर निकल कर आती तो उन्हें नींद की गोली देकर उनके कमरे में भेज देती थी कि जाओ जाकर आराम करो। भला ये कौन सी सजा है? पहले सजा देना, फिर उसके बाद सजा देने वाले इंसान के साथ प्यार और तसल्ली जताना, बड़ी ही अजीब बात थी। मम्मी से भाभीियों के बारे में कोई बात करती तो मम्मी उल्टा मुझे ही डांट दिया करती थी। पापा तो कुछ भी सुनने के काबिल नहीं थे और दोनों भाइयों को तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर बातचीत भी कर सके। ये सारी सच्चाई जानने के लिए एक दिन मैंने सोचा कि आखिर इस तहखाने का क्या राज है, मुझे जानना होगा। और यही जानने के लिए एक दिन मैंने घर में रखे हुए शीशे के गिलास तोड़ दिए। उस समय किचन में मेरे साथ साथ मेरी दोनों भाभियां भी मौजूद थीं। कांच टूटने की आवाज सुनकर मम्मी फौरन ही किचन के अंदर आई तो मैंने उसका इल्जाम अपनी बड़ी भाभी पर लगा दिया। बड़ी भाभी तो जैसे घबरा गईं, उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा। मैंने कहा, मम्मी देखो ना, भाभी ने नए कांच के गिलास तोड़ दिए। मम्मी को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने फौरन ही भाभी का हाथ पकड़ा, जिस पर भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और शरीर में डर की लहर दौड़ उठी थी। मम्मी हाथ पकड़कर तो भाभी को अपने साथ ले जा रही थी, मगर छोटी भाभी भी बहुत डर रही थी। मेरा मन करता था कि मैं उन दोनों से सवाल करूं कि आखिर ऐसी कौन सी सजा है जिसकी वजह से तुम लोग इतना डर जाती हो। यही जानने के लिए तो मैंने अपने प्लान का पहला कदम उठाया था। मम्मी उनको तहखाने की तरफ लेकर गईं, मगर वो तहखाने की चाबी भूल गई थी। उन्होंने भाभी से वहीं खड़े रहने के लिए कहा और खुद चाबी लेने के लिए चली गईं। इतने में मैं भाभी के पास गई और मैंने भाभी का दुपट्टा अपने हाथों से उतारा। भाभी कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो स्नेहा? मैंने कहा, आप लोग तो मुझे कुछ नहीं बताती हो, मैं खुद ही अंदर जाकर देखूंगी कि आखिर इसके अंदर जाकर आप लोगों को कैसे सजा मिलती है। गिलास तो मैंने तोड़े थे, मगर इल्जाम मैंने आप पर लगा दिया, इसलिए नहीं कि मैं आपको सजा दिलवा सकूं, बल्कि इसलिए कि मैं खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं।
मैंने भाभी का दुपट्टा लेकर अपने सिर पर ओढ़ लिया था और उस दिन मैं भाभी के जैसे ही मैच होते हुए कपड़े पहन रही थी। भाभी को मेरी बात पर गुस्सा आया और भाभी ने एक ही झटके से मेरे सर से दुपट्टा उतारकर फिर से अपने ऊपर पहन लिया। कहने लगी, तुम्हें अगर सच्चाई जाननी है तो तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम खामोशी से मेरे पीछे पीछे आ जाना और खुद अपनी आंखों से देख लेना। मम्मी आई, उन्होंने ताला खोला और भाभी को जैसे ही उन्होंने तहखाने के अंदर भेजा तो मैंने फौरन ही पास रखा फ्लावर पॉट जमीन पर गिरा दिया। उसके गिरने से मम्मी पीछे पलटी थी और मैं उनके पीछे पलटते ही तहखाने के अंदर चली गई थी। मम्मी का ध्यान भटक चुका था। उन्होंने भाभी और मुझे अंदर भेजकर बाहर से तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ पर 2-3 सीढ़ियां बनी हुई